चलते हैं हम लोग आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर को लेकर के आए हैं आपके लिए। एक बहुत ही लवेबल हमारी पर्सनालिटी हैं, एसेइस्ट हैं, जिनका नाम है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब साहब को पढ़ेंगे हम लोग। इनका जो एसे आपके सिलेबस में दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ गए थे उस लिंक में, लेकिन आई हैव टू डिलीट दैट लिंक क्योंकि कुछ टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से उस लिंक को डिलीट करना पड़ा। और जल्दीबाजी में मैंने ये लिंक आपको क्रिएट ऐसे ही कर दिया है। अभी उसमें बाकी अपडेट्स मैं कर दूंगा बाद में। बट आप लोग शेयर कर दीजिए ग्रुप में, मैंने भेज भी दिया है। तो आप बच्चों को बता दीजिए कि इस लिंक से जुड़ेंगे तो क्लास में डायरेक्टली पहुंच पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास की। चार्ल्स लैम्ब साहब हमारे हैं, बॉर्न इन 1775, डाइड 1834। चार्ल्स लैम्ब और एस.टी. कॉलरी साहब दोनों बड़े ही अच्छे मित्र थे। तो हम देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, बायोग्राफी की बात करते हैं। तो लैम्ब वॉज बॉर्न ऑन 10 फरवरी 1775 इन लंदन। एजुकेशन की बात करें तो ही वॉज एजुकेटेड एट क्राइस्ट हॉस्पिटल। ध्यान रखिएगा, ये वही जगह है जहाँ पर इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड एस.टी. कॉलरी साहब से इनकी मुलाकात होती है। क्राइस्ट हॉस्पिटल ये स्कूल का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसी में चैरिटी स्कूल है ये चैरिटी स्कूल में इनकी मुलाकात होती है। इनके एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे जिनका नाम था एस.टी. कॉलरीज, सैमुअल टेलर कॉलरीज। इनके स्कूलमेट से यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है इनकी लाइफ में प्लेस रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ही वर्कड एज इन ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ क्लर्क इन्होंने काम किया था ईस्ट इंडिया कंपनी में। 1792 से 1825 तक जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया इन्होंने एज अ क्लर्क काफ़ी। और वहीं पर माना जाता है इनका जो इलिया, एसेज ऑफ इलिया, जो इनकी एंथोलॉजीज़ हैं, कलेक्शन ऑफ एसेज हैं, उसका नाम भी वहीं पर काम करने वाले एक इनके फेलो जो थे उन्हीं के नाम पर इन्होंने रखा था। पर्सनल ट्रेजेडी की बात करें तो इनकी लाइफ काफ़ी दुख भरी रही है। जैसे अगर हम बात करें तो इनकी जो सिस्टर थी मेरी लैम्ब, उन पागलपन का मतलब कह सकते हैं मैड थी वो, पागलपन का दौरा पड़ता था उनको। और एक बार मैडनेस, आउट ऑफ मैडनेस, इन अ फिट ऑफ मैडनेस सी किल्ड देयर मदर। उनकी माँ को मार दिया, जो है उन्होंने हत्या कर दी 1796 में। और फिर उनको मेंटल असाइलम ले जाना पड़ा एंड लैम्ब हैड टू टेक केयर ऑफ हिज सिस्टर। और इसी वजह से माना जाता है लैम्ब ने कभी शादी भी नहीं की, क्योंकि वो अपनी बहन की देखभाल जो है पूरे लाइफ लॉन्ग करना चाहते थे और इसीलिए कभी उन्होंने मैरिज नहीं करी। देन हम बात करते हैं उनको क्या निक नेम दिया गया है या क्या टाइटल इपिथेट उनको दिया जाता है। तो ही इज कॉल्ड एज द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। इंग्लिश एसेइस्ट के प्रिंस कहलाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कह सकते हैं कि जो टर्म है इनको दिया गया है। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल इज क्वाइट सब्जेक्टिव, पर्सनल एंड कन्वर्सेशनल, and he is considered as the greatest master of blending humor and pathos। तो humor and pathos को blend करने का बहुत बड़े मास्टर माने जाते थे। खास करके अगर हम बात करें तो हमारे जो वॉल्टर ह्यूज वगैरह साहब हैं, इन लोगों ने इनके ऊपर कमेंट्री करते हुए ये कहा है कि ह्यूमर एंड पैथोस के मास्टर हैं ये। देन हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात कर लेते हैं। आप सभी लोग जो है जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देख लें कि वेदर दे आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट। एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। बहुत सारे बच्चे उसमें जुड़े हुए थे बट यहाँ पे वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो आई होप कि मैं जिस क्लास में मैं लाइव हूँ इस समय शायद उसमें ही आप लोग जुड़ें, किसी और में ना जुड़ जाएं। शेयर द लिंक इन द ग्रुप। आप लोग एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए लिंक, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से क्लास में जुड़ जाएं। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू शेयर इट इन द ग्रुप में मैं देखता हूँ, अगर मैं शेयर कर पाता हूँ तो ज़रूर कर दूंगा। फिलहाल चलते हैं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आई हैव शेयर इट अगेन। मैंने इसको फिर से शेयर कर दिया है। अब मेरी आवाज़ आप सब लोगों को क्लियरली सुनाई, जो भी हमारे स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, मैं क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल? जो है मैं ऑडिबल विजिबल हूँ आपको कि नहीं? एसेज ऑफ इलिया की बात कर लेते हैं। तो इनका जो एसेज का कलेक्शन आया था तो दो पार्ट में आया। पहला इनका 1823 में आया
और फिर 10 साल बाद 1833 में आया। उसके बाद इन्होंने अपनी सिस्टर जिनका नाम मैरी लैम्ब था, मैरी लैम्ब के साथ मिल करके इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा 1807 में। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी इन दोनों को मिली है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर से। द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस जो है इनका 1808, ये भी काफ़ी पॉपुलर इनकी एक रचना थी। देन स्पेसिमेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामेटिक पोएट्स 1808, ये भी इनकी ठीक ठाक रचना मानी जाती है। देन ही डाइड ऑन 27 दिसंबर 1834 एट एडमॉन्टन। एडमॉन्टन में इनकी डेथ हो गई। तो एक बार मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? श्वेता एंड वैभव एक्सेट्रा जो भी हैं यहाँ पर बच्चे, अगर आपको तो एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप लोगों के कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, अदर बच्चे जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ बोलता जा रहा हूँ और स्टूडेंट्स हमारे जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, सभी कुछ क्लियर है। श्वेता कह रहे हैं चलिए ठीक है, वैभव कह रहे हैं सभी कुछ ठीक है। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है, सब कुछ ठीक भी रहना चाहिए, जो है थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जाती है। अब ऐसे के बारे में बेटा बात कर लेते हैं हम लोग। इस ऐसे को जो हम पढ़ रहे हैं तो ये इनका पर्सनल ऐसे है और ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे भी इनका माना जाता है। ड्रीम चिल्ड्रन, इसका पूरा नाम है अ रेवरी। तो कभी कभी ये पूछ लेता है ड्रीम चिल्ड्रन का सब टाइटल क्या है, तो ड्रीम चिल्ड्रन अ रेवरी जो है इसका सब टाइटल है। रेवरी मतलब होता है दिवा स्वप्न। जब हम मतलब दिन में ही अगर कहें कोई स्वप्न देखते हैं, दिवा स्वप्न मतलब अर्ध निद्रा में देखे जाने वाला जो स्वप्न होता है उसको हम रेवरी बोलते हैं, और ड्रीम रेवरी ना। अभी देखिए यहाँ पर जो है रागनी रश्मि मिश्रा जी आ गई हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रश्मि, चलिए स्वागत है। आज कल जो है मेरे चैनल का थोड़ा सा नक्षत्र कह सकते हैं सही नहीं चल रहा है। एडसेंस अकाउंट पता नहीं क्यों ब्लॉक हो गया अपने आप। मैं एक्चुअली बहुत केयर नहीं कर पाता हूँ, उसमें बहुत सारा अलर्ट का मैसेज आ रहा था कि ये करिए वो करिए, और मैं इधर उधर ही व्यस्त रहा, तो उसने फाइनली उसको ब्लॉक कर दिया एंड आई हैड टू यू हैव टू डिलीट इट। मुझे डिलीट करना पड़ा उसको फाइनली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कहा चलो डिलीट ही कर देते हैं। अब हम देखते हैं, तो ये हमारा जो एसे है ड्रीम चिल्ड्रन जो सिलेबस में दिया गया है 1822 में हमने इसको पब्लिश कराया। हमने मतलब हमारे लैम साहब ने 1822 में, और ये पब्लिश किस में हुआ? लंदन मैगजीन में। तो एक बार ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि इनके जो एसेज थे किस में पब्लिश हुए हैं, तो लंदन मैगजीन में पब्लिश हुए हैं। लेटर कलेक्टेड इन एसेज ऑफ इलिया, बाद में इसको एसेज ऑफ इलिया का जो इनका 1823 का कलेक्शन आया ना, उसमें इस एसे को जोड़ा गया, इस एसे को जोड़ा गया सेपरेटली। अगर देखें तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1822 इन लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन में 1822 में इसको सेपरेटली पब्लिश किया गया था। बाद में इनका जो कलेक्शन आया 1823 वाला एसेज ऑफ इलिया का पहला वर्जन जो आया, देखें पहला एंथोलॉजी जो आई, तो उसमें इसको ऐड कर लिया गया था। देन फॉर्म की बात करें तो इट इज रिटन इन अ रेवरी फॉर्म। रेवरी मतलब अ डे ड्रीम, हाफ रियल हाफ इमेजिनरी ना। जब हम डे ड्रीम करते हैं, आधा जगते रहते हैं फिर सोए रहते हैं, इस टाइप का जो होता है उसको हम रेवरी बोलते हैं। हाँ धर्मवीर देखिए आ गए हैं, स्वागत है। ऑटोबायोग्राफिकल है। इसका टोन की बात करें तो टोन इसकी ऑटोबायोग्राफिकल है। नॉस्टैल्जिक है थोड़ा सा, देखें तो अपनी फैमिली को, अपने पास्ट डेज को लेकर के काफ़ी जो है इमोशनल हो जाते हैं। एंड डीपली पर्सनल है, और मिक्सिंग ह्यूमर एंड मेलॉन्कली, ह्यूमर और मेलॉन्कली को मिक्स करने का काम इन्होंने, पेथोस को मिक्स करने का काम इन्होंने किया है। समरी हम लोग क्विकली देख लेते हैं इसकी, ड्रीम चिल्ड्रन की समरी क्या है। तो अगर इसकी समरी की बात करें तो ओपनिंग सीन में लैम्ब जो हैं वो बैठे हुए हैं अपने आर्म चेयर पर, और वो इमेजिन करते हैं, इमेजिन हिमसेल्फ सिटिंग विथ 2 चिल्ड्रन। वो इमेजिन करते हैं कि उनके बच्चे, 2 बच्चे हैं वो उनके पास बैठे हुए हैं। ही इज सिटिंग इन हिज आर्म चेयर एंड 2 चिल्ड्रन उनके जो है बैठे हुए हैं। एक का नाम है, बच्चे का नाम है जॉन जो कि लड़का है, और दूसरे का नाम है बच्चे का एलिस जो कि एक लड़की है। ये इमेजिन करते हैं कौन? हमारे लैम साहब। लैम साहब ये इमेजिन करते हैं। अब यहाँ पर दे आर हिज सपोज्ड चिल्ड्रन, माना जाता है कि ये उनके बच्चे हैं, मतलब सपोज चिल्ड्रन माना जाता है।
लिसनिंग ईगरली टू देयर फादर्स टेल्स, जैसे पिता कहानियां सुनाता है, पेरेंट्स अपनी कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, तो इस फॉर्म में लिखा है कि लैम कंसीडर्स हिमसेल्फ टू बी ए फादर, अपने को फादर समझ रहे हैं, एंड टू चिल्ड्रन सिटिंग साइड बाय द आर्म चेयर के बगल में बैठे हुए हैं। एक तरफ उनकी लड़की एलिस है, दूसरी तरफ लड़का जो है वो जॉन है, दोनों बैठे हुए हैं और फादर अपनी स्टोरी जो है वो सुना रहे हैं और बच्चे बड़े ईगरली उस स्टोरी को सुन रहे होते हैं। दियर नेम्स जो होते हैं रिकॉल टू रियल फिगर्स, ये जो दोनों नाम लैम्ब ने यूज किया है रियल लाइफ के दो फिगर्स की याद दिलाते हैं हमें, जो लैम्ब की लाइफ से रिलेटेड है। जैसे जो जॉन है, जॉन एल जो करेक्टर है, ये देखें तो ये लैम्ब के बड़े भाई हैं, लैम्ब के एल्डर ब्रदर हैं जिनका नाम है जॉन लैम्ब। और एलिस डब्ल्यू जो इसमें करेक्टर है, इमेजिनरी जो चाइल्ड है, वो कोई और नहीं है बल्कि एन सिमंस है, जो लैम्ब्स की प्रेमिका हुआ करती थी, बिलब whom ही नेवर मैरिड ना, जो कभी शादी जिनसे वो नहीं कर पाए। माना जाता है कि ये दोनों इमेजिनरी कैरेक्टर जो है रियल में यही फिगर्स हैं, टू रियल फिगर्स जो है हमें उनकी याद दिलाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एलिस जो है वो एन सिमंस हैं और जो जॉन है इनके भाई जॉन लैम्ब है। अब हम आगे बात करते हैं स्टोरी की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे लैम्ब साहब है या जो नरेटर कह सकते हैं, वो बच्चों को कहानी बताते हैं। ही टेल्स द चिल्ड्रन अबाउट हिज ग्रैंड मदर फील्ड, ये अपनी ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बता रहे हैं। मतलब जो पिता है, जो फादर है, उसके यहाँ पर बैठा हुआ है, इधर सन है इधर डॉटर है। अब ये फादर अपनी इनकी जो ग्रैंड मदर थी जिनका नाम था फील्ड, ग्रैंड मदर फील्ड, उनकी कहानी बताते हैं, ग्रैंड मदर फील्ड की कहानी बताते हैं। हु लिव्ड इन अ ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, जो नॉरफॉक के एक बहुत बड़े घर में रहती हैं। हालांकि वो घर उनका अपना नहीं है, उनको दिया गया है संभालने के लिए और उसी में रहती हैं। तो इनकी जो ग्रैंड मदर हैं, इनकी ग्रैंड मदर फील्ड जो हैं, ये बड़ी ही गुड और रिलीजियस अपराइट वुमेन हैं। फेमस फॉर ही पेटी, अपनी पेटी के लिए और अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती हैं। लव्ड बाय द पुअर, और गरीब लोग जो हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। और इसीलिए जब उनकी डेथ होती है ना, तो उनके फ्यूनरल में इतने सारे लोग आए हुए हैं कि जो है लैम्ब जो है राइटर जो है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। सर ये वर्क एक के लिए है क्या क्लास? मैं समझ नहीं पाया। नेहा शर्मा, आप क्लियरली लिखिए ये सर, ये वर्क एक के लिए है क्या क्लास? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से, प्लीज क्लियर करिए क्या कहना चाहते हैं। नाउ वी सी, तो सी लिव्ड इन अ ग्रैंड मैंसन, हमारी जो नरेटर की जो ग्रैंड मदर हैं, अगर हम बात करें तो ग्रैंड मदर एक बहुत बड़े महल में रहती हैं। दो दिस मैंसन बिलोंग्स टू अ रिच नोबल मैन, एक रिच नोबल मैन का ये मैंसन है, लेकिन इसका इतने अच्छे से ख्याल रखती हैं हमारी जो फील्ड हैं, ग्रैंड मदर फील्ड जो है, कि बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ग्रैंड मदर फील्ड ही उसकी मालकिन है, उसकी मालकिन है। तीसरे में देखें तो हमें जो है ओल्ड हाउस का डिस्क्रिप्शन, अब हमारे जो लैम साहब हैं वो अपने उस घर का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि बचपन में कैसे उस घर में वो जाया करते थे, अपने भाइयों के साथ खेला करते थे। ये सारी चीज़ें वो यहाँ पर बताते हैं और जो उनके बच्चे हैं उनकी स्टोरी को बहुत ही अटेंटिवली सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर द चिल्ड्रन लिसन वाइड आइड एज लैम्ब रिकॉल्स द गैलरी विद द पोर्ट्रेट्स। तो यहाँ पर जो हमारा मैंसन है उसमें अलग अलग उसके जो पार्ट हैं, पूरी आप ऐसे पढ़ेंगे तो पूरे पार्ट का डिस्क्रिप्शन बताते हैं कि गैलरी है, गैलरी में पोर्ट्रेट्स लगे हुए हैं, टेपेस्ट्रीज हैं, एंड द टेरिफाइंग कार्व्ड चिमनी पाइस, वहाँ पर कुछ जो है चिमनी पीसेस भी पड़े हुए हैं, क्राफ्टेड जो हैं, और कुछ विद द स्टोरीज ऑफ द बाइबल, और बाइबल से रिलेटेड कुछ जो बुक्स वहाँ पर सॉरी जो सरमन्स हैं, जो श्लोकास कह सकते हैं जिनको, स्पीचेज हैं, उनकी लाइंस भी वहाँ पर कार्व की गई हैं। मतलब मैंसन में जो कार्विंग हुई है उनमें बाइबल्स के बहुत सारे जो श्लोकास हैं कह सकते हैं, बाइबल्स के जो स्पीचेज हैं वो वहाँ पर लाइंस हैं वो वहाँ पर कार्व की गई हैं। जब भी कोई वहाँ से गुजरता है तो इजली वो ये जान सकता है कि जो भी जिसका भी ये मैंसन था वो मैंसन बहुत ही रिच किसी आदमी का था और वो काफ़ी रिलीजियस टाइप का व्यक्ति था, और इसी वजह से उसने ग्रेट ग्रैंड मदर जो थी फील्ड जो है
उनको ये दिया हुआ था, क्योंकि फील्ड वाज आल्सो अ रिलीजियस लेडी, फील्ड भी एक रिलीजियस लेडी थी एंड वही इसको अच्छे से देख सकती थी। तो घर का पूरा ब्यौरा देते हुए जो है सर ये एमपी टेट नहीं, 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 एमपी टेट में आपके सिलेबस में हो सकता है नेहा, इट मे बी इन योर सिलेबस, बट टू बी वेरी फ्रैंक कि ये हम यूपी के एलटी ग्रेड के सिलेबस में ये दिया हुआ है और बेसिकली जो है मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। हालाँकि जिस तरीके से इसमें मैं पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें कवर हैं, तो आपके किसी भी सिलेबस में है तो आपको हेल्पफुल ही होगा। तो यू मे वॉच दिस वीडियो, आप इस वीडियो को देख सकती हैं और इससे आप जो भी सीखना चाहें सीख सकती हैं। तो यहाँ पर देखें तो जो लैम्ब है वो आर्म चेयर पर अपने बैठे-बैठे वो याद करता है कि कैसे जब वो छोटा था बचपन में तो अपने ग्रैंड मदर के यहाँ जाता था एज अ चाइल्ड, तो वो पूरे आस-पास के एरिया में घूमा करता था, घर में घूमा करता था और वहाँ पर घोस्ट वगैरह का इमेजिनेशन कैसे किया करता था कि ये जो वुड्स हैं कभी वो घोस्ट की तरह दिखते हैं, कभी ऐसे दिखते हैं, उनका इमेजिनेशन वो किया करता था। दूसरी तरफ जॉन यहाँ पर क्या करते हैं, लैम साहब जो नरेटर हमारे हैं, उसमें जो कैरेक्टर जॉन एल है, जॉन एल जो कि उनका भाई है, उससे कितने कंट्रास्टिंग है। जॉन एल अगर हम देखें तो जॉन एल काफ़ी कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अपने एल्डर ब्रदर को याद करते हैं, जॉन को याद करते हैं, जो कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है, हैंडसम है और एडवेंचरस है ना, घुड़सवारी वगैरह किया करता है। ये तो बहुत ज़्यादा डरते हैं जो है। लैम्ब हिमसेल्फ वॉज टिमिड, लैम्ब तो काफ़ी टिमिड टाइप के थे, डरपोक टाइप के थे। मोर इमेजिनेटिव लेस प्रैक्टिकल, और इमेजिनेटिव ज़्यादा थे, प्रैक्टिकल बहुत कम थे। तो जॉन जो है इंजॉयड हंटिंग एंड आउटडोर लाइफ, दोनों में डिफरेंस क्या था, कंट्रास्ट क्या था कि जॉन को बाहर जा कर के हंटिंग करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ में बड़ा इंटरेस्ट था, जबकि लैम्ब जो है वो घर के अंदर ही और बुक और किताबों के बीच में ही रहना पसंद करते थे। लैम्ब जो है वो क्या करते थे, जॉन लैम्ब और चार्ल्स लैम्ब, तो चार्ल्स जो थे वो हमारे घर के अंदर ही रहना पसंद करते थे, बुक्स के साथ इन सॉलिट्यूड अपना टाइम पास करना पसंद करते थे। लैम्ब यहाँ पर देखते हैं, इसमें बताते हैं कि लैम्ब को बहुत दुख है कि इनका जो भाई जॉन है उसकी डेथ हो जाती है और इस डेथ के साथ जो है उनको रहना पड़ रहा है, तकलीफ में है, पेन में है। अब जब ये अपने दर्द को बताते हैं, अपने पास्ट के बारे में, अपनी स्टोरी को बैक में ले जा करके बताते हैं कि कैसे बचपन में जाया करते थे, अपने भाई के साथ खेला करते थे, घुड़सवारी किया करते थे और कैसे डर जाया करते थे। तमाम घोस्ट एंड इमेजिनरी स्टोरी जो है वो एक दूसरे से शेयर किया करते थे। ये सारी चीज़ें आंट के बारे में बताते हैं, कितनी रिलीजियस लेडी थी, बाइबल के जो राइम्स वगैरह हैं उनको कैसे रिसाइट किया करती थी। और उसके बाद घर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं कि कैसे कैसे गैलरी है, गैलरी में जो टेपेस्ट्रीज वगैरह लगी हैं, कार्विंग हुई है, नक्काशियाँ की गई हैं, उसमें बाइबल के कुछ मंत्र श्लोकास लिखे गए हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताते हैं और फिर स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो अब बच्चे जब ये स्टोरी सुनते हैं तो बच्चे अपना रिएक्शन देते हैं। तो जॉन जो लड़का है वो डिलाइटेड है बाई स्टोरीज ऑफ हंटिंग एंड डेयरिंग। जब जॉन जो लड़का है वो अपने अंकल मतलब लैम्ब के, चार्ल्स लैम्ब के भाई जो जॉन लैम्ब है, उनकी हंटिंग और डेयरिंग की जब कहानी सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। और एलिस जो लड़की है, she sympathize with grandmother, feels religious devotion and lamb's tender feelings। तो एलिस जो है वो काफ़ी गर्ल है, तो गर्ल को दिखाया कि काफ़ी टेंडर है, काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है और इसीलिए वो ग्रैंड मदर का जो रिलीजियस डिवोशन है वो एलिस को बहुत अट्रैक्ट करता है और लैम्ब का जो मतलब डीप फीलिंग अबाउट फैमिली है, टेंडर फीलिंग है, वो एलिस को बहुत अट्रैक्ट करता है। उसके बाद देखें तो फिर हमारी जो स्टोरी है वो शिफ्ट कर जाती है पर्सनल कन्फेशन पर। यहाँ पर जो लैम्ब है, जो नरेटर हैं, वो धीरे धीरे कन्फेशन करते रहते हैं कि ये जो बच्चे हैं, जो इमेजिनेशन इनका जो रेवरी था जिसमें इन्होंने दो बच्चों को इमेजिन किया कि हम लेटे हुए आर्म चेयर पर और बगल में हमारे दो बच्चे हैं और हम उनको कहानियां सुना रहे हैं। अब वो बच्चों का जो इमेज है धीरे धीरे इनके दिमाग से फेड होता चला जा रहा है और लैम्ब रिफ्लेक्ट करते हैं, कहते हैं कि वो कभी शादी नहीं कर सके। ही नेवर मैरिड एलिस डब्ल्यू, जो कि वास्तव में रियल लाइफ में एन सिमेंस हैं।
एन सिमंस हैं, उनको कभी जो है ये डेट नहीं कर सके, उनसे शादी नहीं कर सके। ही हैड नो चिल्ड्रन, और इनके कोई बच्चे नहीं। सच्चाई ये है, लेकिन इमेजिन यहाँ पर किया हुआ है कि ये मैरिड हैं और इनके बच्चे हैं, जबकि इनकी शादी कभी हो नहीं सकी। ही हिज लाइफ वॉज डिवोटेड टू केयरिंग फॉर हिज सिस्टर मेरी। जबकि हमें रियल लाइफ में अगर हम देखें तो रियलिटी इज दैट कि जब हम देखते हैं 1796 में जो मेरी हैं, ये मेरी लैम्ब हमारी, ये क्या करती हैं, अपनी मदर को मार देती हैं, अपनी मदर की हत्या कर देती हैं। तो जब अपनी मदर को मार देती हैं और असाइलम में जाती हैं, अब चूंकि इकलौती बहन है, घर में और कोई नहीं है देख रेख करने वाला, तो लैम्ब चार्ल्स लैम्ब जो है टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी की मुझे अपनी बहन की देख रेख करनी है। तो यहाँ पर देखें तो एक आयरनी जो है हमें देखने को मिलती है कि इन रियल लाइफ लैम्ब नेवर मैरिड, कभी शादी नहीं किया है, बट इन द स्टोरी ही इमेजिन्स टू बी मैरिड एंड हैड 2 सन्स, कि उसके 2 बच्चे थे, ये ऐसा इमेजिन करते हैं। चिल्ड्रन वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो अपनी नींद से जैसे ही जगते हैं, बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम थीम देख लेते हैं कि इस ऐसे में हमारे लैम्ब साहब ने क्या क्या थीम जो है यूज करी है। दीपक देखिए आ गए हैं, गुड इवनिंग दीपक जो है। वैभव कह रहे हैं हाँ ये एमपी टेट में भी, हाँ एमपी टेट में है, चलिए बहुत अच्छी बात है, एमपी टेट में है तो उन बच्चों को भी हेल्प करेगा। आप पढ़िए, लोगों तक भी पहुँचाइए और प्रे करिए कि मेरे चैनल में पता नहीं क्या हो गया, एडसेंस का पूरा गायब हो गया, जो भी अभी तक व्यूअरशिप वगैरह थी सब गायब हो गया। तो मतलब आप चैनल आज से फिर से फ्रेश चल रहा है। ड्रीम वर्सेस रियलिटी की बात कर लेते हैं बेटा। ड्रीम वर्सेस रियलिटी पहली थीम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, ध्यान रखिएगा। एक तरफ हम देखें तो हमारे लैम्ब साहब जो है वो इमेजिनेशन करते हैं और दूसरी तरफ इमेजिनेशन जब हम देखते हैं तो हमें इनकी रियल लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स हैं, कुछ करेक्टर्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं कि ये जो इमेजिनेशन है ये वास्तव में रियल लाइफ से लिया गया है। तो ड्रीम वर्सेस रियलिटी हमें देखने को मिलती है। जैसे इमेजिनेशन, जो बच्चों का इमेजिनेशन है, ड्रीम चिल्ड्रन का जो इमेजिनेशन है वो रियल मेमोरीज पर बेस्ड है। सॉरी, इनके भाई साहब हैं जॉन और ग्रैंड मदर फील्ड, ये रियल करेक्टर हैं, ये दोनों रियल करेक्टर हैं। हाँ, एलिस जो है, एलिस वास्तव में रियल लाइफ में एन सिमंस हैं, लेकिन हम उसको ना भी कनेक्ट करें अगर मान लीजिए, क्योंकि एन सिमंस से इनका जो भी मतलब इनकी गर्लफ्रेंड थी, शादी इनको करना था, नहीं हो पाई, वो अलग चीज है, लेकिन 2 तो रियल इनके लाइफ में थे, इनकी ग्रैंड मदर फील्ड और जॉन ना। तो ये इनकी रियल मेमोरीज वर्सेस इमेजिनरी मेमोरीज को जो है ड्रीम वर्सेस रियलिटी का जो थीम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। दूसरा है नॉस्टैल्जिया वर्सेस मेमोरी। तो अगर हम देखें तो लैम्ब जो है he is quite nostalgic in reminding revisiting his childhood places। जो बचपन में इनके प्लेसेस हैं उनको रिविजिट करते हैं, उनको रिमाइंड करते हैं, याद करते हैं, फैमिली लाइफ को, फैमिली मेंबर्स को, और अपने लास्ट लव मतलब एलिस जो इनका प्रेम खो गया है उसको भी ये याद करते हैं। तो नॉस्टैल्जिया एंड मेमोरी जो है ये भी एक थीम के रूप में यहाँ पर यूज किया गया है। देन वी हैव द नेक्स्ट थीम, अनरियलाइज्ड डिजायर्स। यहाँ पर अगर हम देखें तो देयर इज अ थीम ऑफ अनरियलाइज्ड डिजायर्स। लैम्ब जो है, लैम्ब को ये रियलाइज नहीं है, लेकिन एक अनरियलाइज्ड डिजायर हमें देखने को मिलता है, मतलब अनरियलाइज्ड डिजायर ऑफ हैविंग चिल्ड्रन, बच्चे होने का जो डिजायर है, जो लैम्ब ने कभी रियलाइज नहीं किया, लेकिन ये डिजायर इनके अंदर थी, एंड इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम जो है ये इनकी अनरियलाइज्ड डिजायर बाहर आती है ना। तो जो चिल्ड्रन हैं दे सिंबलाइज व्हाट लैम्ब माइट हैव हैड, ये सिंबलाइज करते हैं लैम्ब के पास क्या हो सकता था अगर लैम्ब शादी करते, किससे, एन सिमंस से अगर शादी किए होते तो इनके भी बच्चे हो सकते थे। किसकी तरह, यही इमेजिनरी जो बच्चे हमारे हैं एलिस और जॉन की तरह ही इनके भी बच्चे हो सकते थे, लेकिन नहीं है ना। तो ये भी थीम अगर हम देखें तो अनरियलाइज्ड डिजायर की थीम भी बहुत अच्छे से हमें देखने को मिलती है। प्रियम जी आ गए हैं, चलिए गुड इवनिंग प्रियम जी, स्वागत है बेटा। फैमिली अफेक्शन की बात कर लेते हैं बेटों। तो स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट यहाँ पर देखने को मिलता है, खास करके ये भी थीम देखने को मिलती है। इनके जो मतलब इनकी दादी माँ हैं, ग्रैंड मदर हैं, इनके ब्रदर हैं, और इनकी लाइफ लॉन्ग डिवोशन जो इनकी बहन मैरी के प्रति है, वो सब भी हमें यहाँ पर देखने को फैमिली अफेक्शन एज ए थीम देखने को हमें मिलता है।
देन पेथोस एंड मेलांकली की बात कर लें तो ये तो देखने को मिलता ही है, पेथोस और मेलांकली दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमर के साथ साथ पेथोस को ब्लेंड करने के मास्टर माने जाते थे। अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही पॉइग्नेंट कॉन्फेशंस ऑफ लोनलीनेस जो है हमें लैम ने दिखाया है कि लैम इज फीलिंग लोनलीनेस। उनको कहीं ना कहीं देखें तो ये हम रियलाइज कर सकते हैं कि 1822 में ये ऐसे जब आया है तो लैम को देखें तो 1896 में इनकी 1796 सॉरी 1796 में इनकी सिस्टर की डेथ के बाद से इन्होंने ये डिसाइड किया, सॉरी सिस्टर नहीं मदर की डेथ के बाद से, मतलब हत्या के बाद से, मर्डर के बाद से इन्होंने अपनी सिस्टर की देखभाल के लिए ये निश्चय लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन आफ्टर 25-26 ईयर ही इज रियलाइजिंग, वो रियलाइज कर रहे हैं और उनकी मेलांकली जो है, उनका जो पेथोस है, कन्फेशन ऑफ लोनलीनेस है, वो हमें इस ऐसे में देखने को मिलता है। Now he is feeling loneliness and his loneliness has gone to the extreme of imagining to be child, his own child ना, वो imagine कर रहे हैं कि उनके खुद के 2 बच्चे हैं, यहाँ तक उनका loneliness जो है पहुँच चुका है। तो कितना खतरनाक वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं वो भी हम देखें तो इसमें दिखाया गया है। देन हम स्टाइल एंड फीचर्स की बात कर लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या स्टाइल देखने को मिलती है, क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखी गई है, मतलब दिस स्टोरी रिलेट्स टू द रियल लाइफ इंसिडेंट्स हैपेंड इन द लाइफ ऑफ लैम की लाइफ में जो रियल इंसिडेंट्स हुए हैं उनसे कोरिलेट करता है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये फैक्ट्स और फिक्शन दोनों को मिक्स करते हैं, तो ब्लेंड्स फैक्ट्स विथ इमेजिनेशन। तो ऑटोबायोग्राफिकल है, ये ध्यान रखिएगा, हाईली ऑटोबायोग्राफिकल है। पर्सनल और कन्फेशनल ये भी स्टाइल एक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे लैम साहब हैं वो बहुत पर्सनल होते हैं, खास करके जब वो अपने बच्चों के बारे में बताते हैं तो बहुत ज़्यादा पर्सनल वहाँ पर हैं, डीप इमोशन ऑफ द हार्ट जो है प्रस्तुत करते हैं। और कन्फेशनल हैं, मतलब ही इज ऑलवेज रेडी टू कन्फेस हिज फीलिंग, हिज लव, फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स एन सिमंस जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और ह्यूमर और पेथोस को मिक्स करते हैं, ये भी स्टाइल है। अगर हम देखें तो जैसे बच्चे जो है वो ऐसे में कहानियाँ सुनना बहुत पसंद करते हैं ना, तो वहाँ पर देखें तो जेंटल ह्यूमर हमें देखने को मिलता है, जैसे घुड़सवारी करना, घोस्ट की स्टोरीज बताना, उससे डर जाना, ये सारी चीज़ें ह्यूमर क्रिएट करती हैं। और दूसरी तरफ पेथोस क्या है, पेथोस ये है कि भाई कंक्लूजन में अगर हम देखें तो जब वो रेवरी से जग रहे हैं तो देयर इज़ नो चाइल्ड। ह्यूमर एक तरफ हमें देखने को मिला, दूसरी तरफ उनका जब रेवरी समाप्त हो रही है तो कोई बच्चा नहीं है, ही इज़ ऑल अलोन इन हिज आर्म चेयर्स, अपने आर्म चेयर में अकेले बैठे हुए हैं जो है। तो ये पेथोस को दिखाता है, किसी व्यक्ति के जीवन में कितना लोनलीनेस है उसको दिखाता है। देन देयर इज आल्सो ए स्टाइल ऑफ रोमांटिक नॉस्टैल्जिया। रोमांटिक नॉस्टैल्जिया मतलब पास्ट के इवेंट्स को दिखाना, उसके बारे में याद करना, महसूस करना उसको। तो यहाँ पर इन्होंने पास्ट को आइडियलाइज किया है, मतलब द गोल्डन डेज ऑफ हिज लाइफ अपने बताते हैं, क्या पास्ट के जो दिन हैं वो अपने गोल्डन डेज बताते हैं लाइफ के, लाइक द पीरियड्स दैट आर द समर पीरियड्स दैट ही स्पेंट एट द हाउस ऑफ हिज ग्रैंड मदर। अपनी ग्रैंड मदर के हाउस पे जो समर वेकेशन उन्होंने बिताया है उसको याद करते हैं, उसको आइडियलाइज करते हैं, अपने चाइल्डहुड को, अपनी फैमिली को आइडियलाइज यहाँ पर करते हैं। तो रोमांटिक नॉस्टैल्जिया हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। पूजा देखिए आ गई हैं, गुड इवनिंग पूजा, स्वागत है बेटा। चलिए ड्रीम लाइक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं बच्चों। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऐसे है ये ड्रीम लाइक मतलब रेवरी के फॉर्म में लिखा गया है। तो रेवरी का मतलब ही क्या होता है कि जब हम अर्ध निद्रा में होते हैं और जो चीज़ें हम देखते हैं वो रेवरी कहलाती है। तो ड्रीम लाइक फॉर्म में ये लिखा गया है। अब हम क्विकली करेक्टर्स पर देख लेते हैं, कौन कौन से करेक्टर्स को हमारे लैम साहब ने इन एसेज में इंट्रोड्यूस किया है। इन एसे में तो चार्ल्स लैम हमारे जो हैं, ही इज इलिया इज द नरेटर एंड ड्रीमर। जो चेयर पर बैठे हुए इलिया साहब वो यही हैं, हमारे नरेटर हैं और ड्रीमर साहब हैं। और ग्रैंड मदर फील्ड जो हैं दूसरी कैरेक्टर, सी सिंबल ऑफ पेटी एंड मॉरल स्ट्रेंथ की सिंबल है।
तीसरा करेक्टर हमारा जॉन एल, जो कि भाई है, ब्रदर है, काफी बोल्ड, लेबली, वर्ल्डी करेक्टर है। एलिस डब्ल्यू, जो कि वास्तव में एन सिमंस हैं, ये लैम्ब की अनफुलफिल्ड लव है, अनफुलफिल्ड लव है। देन ड्रीम चिल्ड्रन, जिन बच्चों को इन्होंने जॉन एंड एलिस को क्या किया है, इमेजिन किया है, इमेजिन चिल्ड्रन जो हैं वो उनकी लास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं कि अगर जो है लैम्ब ने एन सिमंस से शादी करी होती तो आज उनके भी जॉन और एलिस जैसे बच्चे होते। तो लास्ट पॉसिबिलिटी को ये दोनों लोग दिखाते हैं। यही करेक्टर है, इससे ज़्यादा करेक्टर नहीं है। हम क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख लेते हैं क्विकली, जो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन देख लेते हैं। क्रिटिकली अप्रिशिएट कर लेते हैं हम। तो वॉल्टर पेटर साहब हमारे हैं। वॉल्टर पेटर साहब कहते हैं कि ये जो ऐसे है, ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है, ऐसे इज एन एक्विसाइट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशन फुल ऑफ सबड्यूड पैथोस। तो ये कमेंट करते हैं हमारे जो है वॉल्टर। अगले हैं ह्यूज वॉकर साहब। ह्यूज वॉकर साहब हमारे कह रहे हैं कि लैम्ब इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ऑल एसेइस्ट। लैम्ब आज तक जितने भी एसेइस्ट हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर ऑटोबायोग्राफिकल कोई है तो हमारे लैम्ब साहब हैं। एसी स्विनबर्न इनके बारे में कहते हैं कि जो लैम्ब का पैथोस है ना, द पैथोस ऑफ लैम्ब इज विदाउट पैरेलल इन इंग्लिश लिटरेचर। मतलब इनका जो पैथोस है शायद इंग्लिश लिटरेचर में इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। तो ये कुछ कमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हैं, हम इनको क्विकली देख लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो फॉर द फर्स्ट टाइम द एसे वाज पब्लिश्ड इन 1822 इन लंदन मैगजीन। Later on it was added in the collection of 1823 of Essays of Elia। Essays of Elia में इसको ऐड किया गया था। किस फॉर्म में लिखा गया है, जेनरा क्या है, तो रेवरी फॉर्म में या पर्सनल एसे फॉर्म में लिखा गया है। सेंट्रल थीम क्या है, तो रियलिटी एंड ड्रीम को मिक्स करते हैं, एक्सप्रेसिंग लॉस्ट लव, अपने लॉस्ट लव को, लॉस्ट फैमिली को और अनफुलफिल्ड लाइफ को एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पर। की फिगर्स इसमें की कैरेक्टर्स कौन से हैं, तो ग्रैंड मदर फील्ड हैं, जॉन लैम्ब हैं, एन सिमंस जो कि एलिस डब्ल्यू हैं, और मैरी लैम्ब जो कि हमारी, इनको इनडायरेक्टली अलूड किया गया है, जो है इनका नाम नहीं आता है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो दिस ऐसे इज रिगार्डेड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लैम्ब्स स्टाइल ऑफ ब्लेंडिंग ह्यूमर, टेंडरनेस एंड पैथोस। ये जो है मिक्स करने का पूरा श्रेय जाता है इनको। नाउ फेमस एंडिंग लाइन देख लेते हैं। तो एंडिंग लाइन लास्ट में जहां पर इनका स्वप्न जो है, बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, इनकी नजरों से ओझल हो रहे हैं, और जाते हुए वो लोग बोलते हैं लाइन, वी आर नॉट ऑफ एलिस नॉर ऑफ दी। न तो हम एलिस के मतलब एन सिमंस के बच्चे हैं, नॉर ऑफ दी, न तो तुम्हारे ही बच्चे हैं लैम्ब साहब, नॉर आर वी चिल्ड्रन एट ऑल, और हम बच्चे तो हैं ही नहीं। हाँ, द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बर्ट्रम फादर। एलिस के जो बच्चे हैं वो आजकल बर्ट्रम को अपना पिता कहते हैं। वी आर नथिंग, हम तो कुछ भी नहीं हैं, लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स, ड्रीम के अलावा हम लोग कुछ भी नहीं हैं। हम ना तुम्हारे बच्चे हैं ना एलिस के बच्चे हैं, बल्कि एलिस के बच्चे तो बर्ट्रम को आजकल अपना फादर बुलाते हैं। वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन, हम लोग तो सिर्फ वही हैं जो कि हो सकते थे लेकिन हो नहीं सके। मतलब अगर आप शादी करते तो हम लोग हो सकते थे लेकिन हम लोग वो है नहीं। और इसी लाइंस के साथ जो है हमारा ऐसे समाप्त हो जाता है। अब लैम्ब के बारे में कुछ बहुत ही फेमस एपिथेट्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, कोटेशंस हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं क्विकली। जो है आप लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर कर दिया करिए ताकि पता चले कि आप लोग यहाँ पर हैं ना। तो एपिथेट्स की बात करें तो द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, आप सब लोग जानते होंगे, सब लोगों ने पढ़ा है। इनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, बिकॉज ऑफ हिज मास्टरी ऑफ द पर्सनल एसे। पर्सनल एसे की जो मास्टरी थी उसकी वजह से इनको द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट कहा जाता है। प्रिंस एमंग इंग्लिश एसेइस्ट भी कहा जाता है।
द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ऑल एसेइस्ट, ह्यूज वाकर ने इनको कहा है, लंदन मैगजीन में इनका आर्टिकल आता था, तो वहां पर इन्होंने इनको कहा है द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ऑल एसेइस्ट, ध्यान रखिएगा। और लंदन मैगजीन में एक बार इनका जो पेन नेम था वो इलिया के नाम से आया था, मतलब इनकी जो ऐसे पब्लिश होती थी ना, तो इलिया नाम से साइन होती थी, इलिया नाम से साइन होती थी। और जेंटल इलिया इनको कहते थे फॉर हिज टेंडरनेस, ह्यूमर एंड पेथोस। तो इनके ऐसे में जो टेंडरनेस था, जो नाजुकता थी, कोमलता थी, और जो पेथोस और ह्यूमर को मिक्स करते थे, उसकी वजह से इनको जेंटल इलिया भी कहा जाता है। द मोस्ट लवेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है इनसे ज्यादा लवेबल एसेइस्ट इंग्लिश में और कोई नहीं है इंग्लिश लिटरेचर में। और इनको एसेइस्ट ऑफ ह्यूमर एंड पेथोस भी कहा जाता है कि ह्यूमर और पेथोस के एसेइस्ट हैं, जो क्या करते हैं, जो ब्लेंड करते हैं लाफ्टर एंड टीयर्स को एक साथ ब्लेंड करने का। अगर सबसे बड़ी क्वालिटी किसी के अंदर है तो हमारे लैम्ब साहब के अंदर है। ये तो एक ऐसे इनका है, इनके बहुत सारे एसेज हैं, जब आप पढ़ेंगे क्राइस्ट हॉस्पिटल 25 ईयर्स एगो, आप देखेंगे तो बहुत बेहतरीन बेहतरीन ऐसे इनके हैं। रोमांटिक एसेइस्ट भी कहलाते हैं, ये रोमांटिक पीरियड में जो है पैदा हुए थे, और रोमांटिक नोशंस ऑफ हिज पास्ट लाइफ, अबाउट हिज चाइल्डहुड, हिज फैमिली, हिज लव, जो है ये भी ये दिखाते हैं। विम्सिकल एसेइस्ट कहे जाते हैं, कभी कभी ये इनका जो प्लेफुल और कन्वर्सेशनल स्टाइल है ना, उसके लिए हम इनको विम्सिकल एसेइस्ट भी कहते हैं। कुछ क्रिटिकल ओपिनियंस हैं, कुछ राइटर्स इनकी लाइफ के बारे में क्या बोलते हैं उसको देख लेते हैं। विलियम हैजलिट साहब एक बार इनके बारे में कहते हुए कहते हैं कि लैम्ब इज हिमसेल्फ द मोस्ट डिलाइटफुल, द मोस्ट लवेबल ऑफ ऑल एसेइस्ट ना, लैम्ब सेल्फ सबसे डिलाइटफुल और सबसे लवेबल हैं। थॉमस डिकिंसी इनके बारे में कहते हैं, इनको बुलाते हैं क्या, द मोस्ट ब्रिलियंट एंड डिलाइटफुल एसेइस्ट ऑफ हिज एज, कहते हैं अपने एज के ये सबसे ज्यादा ब्रिलियंट वाले और सबसे ज्यादा डिलाइटफुल एसेइस्ट हैं, ये डिकिंसी का कहना था। ले हंट इनके बारे में कहते हैं कि लैम्ब गेव द वर्ल्ड द एग्जाम्पल ऑफ अ काइंड हार्ट, विटी हेड एंड अ ब्रेव स्पिरिट, कहते हैं लैम्ब ने इस दुनिया को क्या दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, किसका, एक काइंड हार्ट का, एक विटी हेड का और एक ब्रेव स्पिरिट का। कॉलरिज जो कि इनके फ्रेंड थे, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे, इसके इनके स्कूल मेट भी थे, इनके बारे में कहते हैं कि लैम्ब्स विट इज द लाइक द माइल्ड रेडियंस ऑफ द मून, कह रहे हैं लैम्ब का जो विट है वो मून की जो लाइट रेडियंस होती, माइल्ड रेडियंस ना, जो मधुर कहते हैं शीतल कह सकते हैं, या जो है हल्की सी डिम सी जो माइल्ड सी रेडियंस होती है, आभा होती है जो मून की, वही हमारे मतलब जो कूलनेस देखने को मिलती है वही लैम्ब के विट में हमें देखने को मिलती है। ये तो इनकी लाइफ पे था। इनकी स्टाइल पर कमेंट करते हुए एसी स्विनबर्न ना, एल्जर्नन चार्ल्स स्विनबर्न साहब ने कमेंट किया था कि द पेथोस ऑफ लैम्ब इज विदाउट पैरेलल इन इंग्लिश लिटरेचर। इन्होंने कहा था लैम्ब ने जो पेथोस इंग्लिश लिटरेचर में यूज किया है उसकी कोई बराबरी नहीं है। ह्यूज वाकर इनके बारे में कहते हैं कि लैम्ब इज द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ऑल एसेइस्ट। सेंट्सबरी कहते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं, कहते हैं सेंट्सबरी लैम्ब इज द मोस्ट लवेबल ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, कहते हैं इंग्लिश एसेइस्ट में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, वो लैम्ब साहब हैं। ही इज नेवर डल नेवर टेडियस, वो कभी डल नहीं दिखते, कभी टेडियस उबाऊ हमें नहीं लगते हैं, लोग उनसे बड़ा प्रेम करते हैं। वाल्टर पेटर साहब ने इनके बारे में कहा था कि लैम्ब के जो एसेज हैं आर एन एक्यूसाइट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशन फुल ऑफ सबड्यूड पेथोस। देन पेन साहब कहते हैं, फ्रेंच के क्रिटिक हैं, बड़े ही फेमस क्रिटिक हैं, वो कहते हैं कि लैम्ब्स एसेज आर कन्वर्सेशनल्स, हाफ विम्सिकल, हाफ पैथेटिक एंड ऑलवेज चार्मिंग, कहते हैं ये कन्वर्सेशनल्स हैं, हाफ विम्सिकल हैं, हाफ पैथेटिक हैं। इनकी जो है जो ड्रीम चिल्ड्रन है उस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उसको देख लेते हैं। जैसे WJ कोर्थप ने कहा था, WJ कोर्थप ने कहा था कि ड्रीम चिल्ड्रन इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लैम्ब्स ब्लेंडिंग ऑफ रियलिटी एंड ड्रीम, ह्यूमर एंड पेथोस। कहते हैं इनका जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो रियलिटी और ड्रीम को ब्लेंड करने का, ह्यूमर एंड पेथोस को ब्लेंड करने का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हमारा ड्रीम चिल्ड्रन। E.W. लुकस, इनको अभी आपको पढ़ना भी है, इनकी एक ऐसे आपके सिलेबस में दिया गया है।
इट इज ऑटोबायोग्राफी टच्ड विथ इमेजिनेशन वेयर लाफ्टर एंड टीयर्स मीट। कहते हैं एक ऐसी ऑटोबायोग्राफी है ड्रीम चिल्ड्रन जो इमेजिनेशन से भरी हुई है, जहां पर लाफ्टर और टीयर दोनों आकर के मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो ये E.W. लुकस ने इनके बारे में, E.V. लुकस ने सॉरी, इनके बारे में कमेंट किया है। अब इनके बारे में कुछ और भी एपिथेट्स हैं जो कि हमने पीछे बता दिया है, लेकिन किसने कहां पर कहा है इसके बारे में देख लेते हैं। तो इनको द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट किसने कहा है? तो ये अगर हम बात करें तो 19th सेंचुरी में इनको बहुत सारे एंथोलॉजीज में ये कहा गया है। हालांकि किसने कहा है पर्टिकुलरली ये नहीं पता चलता है, लेकिन ह्यूज वॉकर्स की हिस्ट्री में हमें ये देखने को मिलता है, जहां पर उन्होंने एसे एंड एसेइस्ट पर अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द इंग्लिश एसे एंड एसेइस्ट। वहां पर इन्होंने इनको इस नाम से बुलाया है, द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। तो आप ध्यान रखिएगा, ह्यूज वॉकर इनको बोलते हैं द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ऑल एसेइस्ट अगर हम बात करें तो पीछे ये भी कोटेशन आपको मिला था। ह्यूज वॉकर अपनी बुक जिसका नाम है द इंग्लिश एसे एंड एसेइस्ट, उसमें इनको बुलाते हैं द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ ऑल एसेइस्ट। जेंटल इलिया इनको किसने बुलाया है? तो जेंटल इलिया इनको जो है, जो एसेज ऑफ इलिया के उस समय के रिव्यूअर्स थे खास करके, उन्होंने लंदन मैगजीन में इनको जेंटल इलिया के नाम से बुलाया है। जैसे इनकी बुक इलिया के नाम से पब्लिश होती थी, उस पर रिव्यू किया, रिव्यू करने वाले जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने इनको जेंटल इलिया नाम दिया है। द मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर किसने कहा है? तो जॉर्ज सेंट्सबरी ने कहा है। और उनकी कौन सी बुक थी? उनकी बुक थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। 1895 में इन्होंने इनको मोस्ट लवेबल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर कहा है। Then Lamb is himself the most delightful, the most lovable of all essayists। ये कोटेशन विलियम हैजलिट ने अपनी ऐसे स्पिरिट ऑफ द एज में कहा है, जो कि 1825 में आई थी, स्पिरिट ऑफ द एज। हाँ बिल्कुल सही वैभव, टाइट कॉर्नर्स आपके सिलेबस में है E.V. लुकस का। कल आपका टॉपिक वही रहेगा, टाइट कॉर्नर्स का है। देन द मोस्ट ब्रिलियंट एंड डिलाइटफुल एसेइस्ट ऑफ हिज एज इनको किसने कहा है? तो थॉमस डिकिंसी ने कहा है। थॉमस डिकिंसी का ऐसे एक था, लैम्प पर इन्होंने लिखा था, जिसका नाम था रिकलेक्शंस ऑफ द लेक्स एंड द लेक पोएट्स। इसी कलेक्शन में इन्होंने लैम्ब के ऊपर एक एसे लिखा है, ये बहुत फेमस है, ध्यान रखा। लेक्स एंड लेक्स पोएट्स हमने पढ़ाया हुआ है, अगर आप विलियम जे लॉन्ग एडवर्ड एल्बर्ट का हमारा सीरीज पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा। तो डिकिंसी साहब इनके बारे में इस बुक में कहते हैं कि ही इज द मोस्ट ब्रिलियंट एंड डिलाइटफुल एसेइस्ट ऑफ हिज एज। फिर अगला स्टेटमेंट इनके बारे में जो दिया गया, लैम्ब गेव द वर्ल्ड द एग्जांपल ऑफ अ काइंड हार्ट विटी हेड एंड ब्रेव स्पिरिट। ले हंट का जो है स्टेटमेंट है, जो कि इन्होंने अपनी द कंपेनियन में दिया है। ध्यान रखिएगा, ले हंट ने अपने कंपेनियन में इनको बुलाया है कि लैम्ब जो है उन्होंने दुनिया को एक काइंड हार्ट, विटी हेड और ब्रेव स्पिरिट का एग्जाम्पल दिया है, ये ले हंट साहब का कहना है। फिर अगला स्टेटमेंट हमारा है, लैम्ब्स विट इज लाइकली द माइल्ड रेडियंस ऑफ द मून। लैम्ब का जो विट है वो जो है मून के माइल्ड रेडियंस की तरह है। ये इनके स्कूलमेट थे, इनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड थे एस.टी. कॉलरिज साहब ने। और ये एस.टी. कॉलरिज साहब ने कहाँ है? एस.टी. कॉलरिज ने जो है ये स्टेटमेंट दिया है इनके और इसको हमें ये मिलता कहाँ है? तो E.V. लुकस जो अभी हमको मिलेंगे, टाइट कॉर्नर्स इनके पढ़ने हैं। E.V. लुकस की एक ऐसे है जो इन्होंने लिखा था लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब नाम से 1905 में। उसी में इन्होंने बताया है कि कॉलरिज ने इनके बारे में क्या कहा है कि लैम्ब्स विट इज लाइक द माइल्ड रेडियंस ऑफ द मून। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहा है सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, और ये हमें बताया है E.V. लुकस ने अपने 1905 के ऐसे में। Then the pathos of lamb is without parallel in English literature। ये वाला स्टेटमेंट A.C. स्विनबर्न साहब ने, एल्जर्नन चार्ल्स स्विनबर्न साहब ने, इनकी एक रचना थी जिसका नाम था मिससेलेनीज।
1886 में आई थी, उसमें इन्होंने लैम्ब की तारीफ करते हुए कहा था कि लैम्ब का जो पेथोस है इंग्लिश लिटरेचर में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लैम्ब इज द मोस्ट लवेबल ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ही इज नेवर डल नेवर टेडियस। ये स्टेटमेंट पीछे आपको मिल चुका है, जॉर्ज सेंसबरी ने कहा है, लेकिन किसमें कहा है तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1895 में इनकी बुक आई थी। देन वाल्टर पेटर का स्टेटमेंट आपको पीछे मिला था, एन इक्विसाइट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल इमोशन फुल ऑफ सबड्यूड पेथोस। ये इनके बारे में किसने कहा है तो ये इनके बारे में वाल्टर पेटर ने, वाल्टर पेटर की बहुत ही फेमस बुक है एप्रिसिएशंस 1889 में, इसमें इन्होंने वाल्टर पेटर ने लैम्ब के बारे में ये कहा था। देन नेक्स्ट वी हैव, अगला हमारा जो है वो है हिज एसेज आर कन्वर्सेशंस। उनके एसेज जो है वो कन्वर्सेशंस हैं। कैसे कन्वर्सेशंस? कुछ विम्सिकल हैं, कुछ पैथेटिक हैं और लेकिन हमेशा चार्मिंग हैं। तो ये किसने कहा है? हिपोलाइट टेन ने कहा है, फ्रेंच के क्रिटिक हैं। इनकी एक बुक थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, 1863 में इन्होंने ट्रांसलेट किया था इसको, वहां से ये लिया है। ड्रीम चिल्ड्रन इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लैम्ब्स ब्लेंडिंग ऑफ रियलिटी एंड ड्रीम, ह्यूमर एंड पेथोस। ये स्टेटमेंट पीछे भी मिला था, कोर्थप ने कहा है, कोर्थप साहब हमारे ये स्टेटमेंट देते हैं। इनकी एक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री है बुक, ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इसमें 1930 में लैम्ब के बारे में लिखते हुए इन्होंने 1903 में कहा है कि लैम्ब का जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो ह्यूमर एंड पेथोस का, रियलिटी एंड ड्रीम का परफेक्ट ब्लेंडिंग है। देन इट इज ऑटोबायोग्राफी टच्ड विथ इमेजिनेशन वेयर लाफ्टर एंड टीयर्स मीट। ईवी लुकस ने, जो कि इनके बायोग्राफर भी थे, किसके? लैम्ब के। लुकस साहब ने अपनी बुक जो है लाइफ ऑफ चार्ल्स लैम्ब में लिखते हुए कहा है कि लैम्ब का जो ड्रीम चिल्ड्रन है वो एक ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इमेजिनेशन खूब टच करता है और लाफ्टर और टीयर्स एक जगह मिलते हैं। ये हमारे लुकस साहब ने कहा है। फिर यहाँ आकर के हमारा ये ऐसे समाप्त हो जाता है। तो ये शॉर्ट में इसकी समरी जो है और इसमें जो थीम्स वगैरह हैं ये सब आप देख लीजिएगा। एक दो बार आप इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिएगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर हमारी मुलाकात आपसे कल होगी। वी लुकस के हम टाइट कॉर्नर्स को लेकर के आपके लिए आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दिया करिए। वैसे भी चैनल का जो कुछ था वो सब समाप्त हो चुका है, फिर से शुरू किया गया है इसको, तो आप लोग इसको जितना आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो सी यू अगेन टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल, गुड नाइट टू यू ऑल एज वेल। जो है कल आपसे मुलाकात होगी, इस वादे के साथ आज आपसे विदा लेते हैं। अभी हम PDF आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा।